रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ। दागिस्तान के ऑर्थोडॉक्स चर्च में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। आतंकी हमले में चर्च के पादरी की मौत हो गई है। आतंकी हमले में 16 लोगों की अभी तक मौत की खबर, 25 लोग घायल हो गए। तस्वीरें आप देखिए, लगातार आतंकवादियों के साथ बीते 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। रूस के दागिस्तान प्रांत के 2 शहरों में एक साथ इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से रूस थर्रा उठा है। रूसी सुरक्षा गार्ड ने 6 आतंकवादियों को अभी तक मार गिराया है। दागिस्तान में 9 घंटे से ऑपरेशन जारी है। तो आप देखिए, रूस में एक साथ कई जगहों पर हमला किया गया। दागिस्तान से एक और बड़ी खबर यह कि दागिस्तान के दूसरे इलाके में भी आतंकी हमला हुआ है। दागिस्तान में आतंकी ने खुद को उड़ाया। ये देखिए, सुसाइड बॉम्बर ये नजर आ रहा है। कार में बैठे फिदायन हमलावर ने खुद को उड़ा दिया ब्लास्ट करके। आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। आप जरा मोटिव समझिए और जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया, आप जरा समझिए। रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। फिदायन हमलावर भी था इन आतंकवादियों में। तो गोलियों की आवाज आपने सुनी, गोलियों की तड़तड़ाहट आपने सुनी। लगातार आतंकवादियों के साथ रूस में इस तरह से ऑपरेशन अभी जारी है। एक और बड़ी खबर इस हमले को लेकर, रूस के दागिस्तान में आतंकी हमला हुआ है। आतंकवादियों ने दागिस्तान में एक साथ कई जगह पर हमला किया। आतंकवादियों ने 2 चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है। चर्च के पादरी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। चर्च में तैनात सुरक्षा गार्ड को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी। आतंकवादियों ने मकचकाला में पुलिस चौकी पर भी हमला किया। 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। हमले में 15 पुलिस वालों की भी मौत हो गई है जो खबर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा हमला आप देखिए किस तरह से चर्च को निशाना बनाया गया। दागिस्तान में 2 चर्च को निशाना बनाया गया। पादरी की हत्या की गई है। कई सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। आतंकवादियों की अंधाधुंध फायरिंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। चर्च के पादरी की मौत, गला रेत कर पादरी की हत्या की गई। क्या ये हमला यूक्रेन ने करवाया है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि रूस की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कोई इंटरनेशनल टेरर आउटफिट है जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो ये बहुत गहरा सवाल है। 2 साल से ज्यादा यूक्रेन के साथ भीषण जंग चल रही है और उसके बाद शक यूक्रेन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप समझिए क्या होगा, क्या करेंगे व्लादिमीर पुतिन इस बड़े आतंकी, इस बड़े घाव के बाद। रूस के मकचकाला के बीच पर भी आतंकी हमला हुआ। वहां की खौफनाक तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। हमले के बाद किस तरह से बीच पर अफरा तफरी मच गई। देखिए आप कैसे लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ा है। ये तस्वीरें इस वक्त मचकचाला की है, जहां पर किस तरह से आतंकवादियों ने बीच पर जो लोग मौजूद थे उन पर फायरिंग की है। मकचकाला की तस्वीरें हैं। बीच पर लोग बैठे थे, सैकड़ों की संख्या में लोग थे और जैसे ही वहां पर फायरिंग शुरू होती है, ये देखिए आप कैसे लोग भागना वहां से शुरू कर देते हैं। बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, महिलाएं, पुरुष जो कि इस वक्त मौजूद थे, बुजुर्ग भी आपको नजर आ रहे हैं जो बीच पर मौजूद थे। किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए वहां पर कैसे भगदड़ मच गई। लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, चीख पुकार मच गई। इस बीच पर रूसी सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। यहां पर जो जानकारी आ रही है, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को जिंदा भी पकड़ा है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रूस के
मकचकाला की, जहां पर बीच पर आतंकी हमला हुआ है। और देखिए इस बहुत बड़ी खबर पर हमारे साथ मेरे दो सहयोगी और जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो मौजूद हैं और इसके अलावा सुमित चौधरी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर मेरे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर और कैप्टन श्याम कुमार सर हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हुआ क्या है रूस में, ये पहले आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस को एक बार फिर एक बड़े आतंकी हमले का सामना करना पड़ा है, ठीक 3 महीने बाद। इससे पहले हमने देखा था कि 22 मार्च को जब मॉस्को में एक बड़े शॉपिंग सेंटर पर आतंकियों ने हमला किया था, ठीक उसी अंदाज में कल रात में या कहें कल शाम में रूस के समय के अनुसार रूस के दागिस्तान इलाके में, वहाँ की जो राजधानी है, दागिस्तान की राजधानी मशकला, और जो दूसरे नंबर का शहर है डेरबेंट, इन दो में बड़े आतंकी हमले हुए। आतंकी गाड़ी से आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, पुलिस वालों को निशाना बनाया। इसके अलावा एक चर्च में और एक यहूदी धर्मस्थल सिनगोग में भी हमला कर दिया, सिनगोग को बल्कि आग के हवाले कर दिया। और इसके बाद लगातार रूस के नेशनल गार्ड और आतंकियों के बीच में कई घंटे तक ऑपरेशन चलता रहा, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को 6 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल हुई। तो कहिए कुल मिलाकर एक छोटा सा 9/11, छोटा सा 26/11 जैसी घटना थी, जब अचानक आतंकी आते हैं और लगातार पुलिस कर्मियों में और आम लोगों पर हमला करते हैं। और उसी हमले के बाद कई घंटे के ऑपरेशन के बाद वो 6 आतंकी मार गिराए जाते हैं, लेकिन अभी भी कई आतंकी उस इलाके में मौजूद हैं। ये कुल मिलाकर रूस के सामने एक बड़ी चुनौती है। अब रूस इसका इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि इसके पीछे कौन है। बिल्कुल, कौन है इसके पीछे, कहीं यूक्रेन का हाथ तो नहीं, कौन है? क्योंकि कहा जा रहा अंतर्राष्ट्रीय कोई टेरर ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस हमले को अंजाम दिया। एक और बड़ी जानकारी देते हैं और उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। तो रूस पर जो आतंकी हमला हुआ, बेहद ही बड़ा यह आतंकी हमला, खबर क्या है अभी तक आप जान लीजिए फटाफट। दक्षिणी रूस के दागिस्तान में आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। हमलावरों ने डरबेंट शहर में 2 चर्च में फायरिंग की है। जैसा मेरे सहयोगी मनीष बता रहे थे, आतंकवादियों ने चर्च के पादरी की गला काटकर हत्या कर दी। इसके अलावा खबर यह कि राजधानी मकचकाला में भी पुलिस चौकी बीच पर हमला किया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कैसे वहां पर भगदड़ मच गई। आतंकी हमले में 15 सुरक्षा कर्मी समेत 22 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 25 से ज्यादा रूसी नागरिक अस्पताल में भर्ती हैं। सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। जो खबर आ रही है, डरबेंट प्राचीन यहूदी समुदाय और मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया। संजय सोई सर, जिस तरह से हमला हुआ है और जिस वक्त यह हमला हुआ है, क्या आपको लग रहा है देखकर? देखिए, ऐसा है कि दागिस्तान को देखा जाए तो रशिया का काफ़ी बैकवर्ड इलाका और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है। यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो है मुस्लिम्स की है और ये इलाका जाना जाता है जिसको कहते हैं आतंकवाद का, या हार्ड लाइनर्स वहाँ पर काफ़ी हैं। पहले भी अक्टूबर 2023 में आपको ध्यान होगा कि जब एयरपोर्ट पे ये लोग काफ़ी बड़ी संख्या में घुस गए थे और ज्यूइश को ढूंढ रहे थे कि ज्यूइश कहाँ पर है, कौन कौन ज्यूइश है, उनको मारा जाए। तब वो एक इजराइल से एक फ्लाइट आती है, उसको डाइवर्ट किया गया था। इसके अलावा यहाँ से ये भी खबरें हैं कि लोग ISIS के लिए भी लड़ाई करने के लिए जाते रहे। साथ ही साथ यहाँ पर पहले भी 2-1 बार अपराइजिंग हुई है। तो ये जो बात है यहाँ पर एक तरह से इस समय जो मुझे लग रहा है कि एक ज्यूइश के धर्मस्थल पर अटैक किया गया, 2 चर्च पे किया गया और एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया साइमल्टेनियसली, एक पुलिस के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, आबादी के ऊपर और दूसरा धर्मस्थलों पे। तो इसका लिंक कहीं न कहीं मुझे ऐसे लग रहा है इजराइल हमास जो युद्ध है उसके साथ हो सकता है कि क्योंकि इस समय जो घृणा की भावना निकल के आ रही है, जो बात इस तरह की हिटलर की बात निकल के आ रही है, वो बात यहाँ पर नजर आ रही है। किस प्रकार से पादरी को चाकू के द्वारा गला रेत कर मार दिया गया, किस प्रकार से ज्यूइश धर्मस्थल को आग लगा दी गई। तो ये पहले की घटनाएं अगर देखी जाएं और अभी की घटनाएं देखी जाएं तो उसको देखते हुए मुझे कुछ लिंकेज ये लग रहा है कि इजराइल हमास युद्ध को देखते हुए एक तरह से इसको धर्म मुस्लिम वर्सेस ज्यूइश को का इसका नाम दिया जा सकता है, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन वाली बात की जा सकती है। कोरोना रूसी नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाल रखा है। हमले के बाद एक घर में छिप गए आतंकवादी
जो जानकारी आ रही है, रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है उनका खात्मा करने के लिए। इस वक्त लगातार रूसी नेशनल गार्ड का ऑपरेशन जारी है। ये देखिए आप तस्वीरें और जरा आप सुनिए गोलियों की जो आवाज, गोलियों की जो तड़तड़ाहट सुनाई पड़ रही है, आप जरा देखिए और सुनिए। और देखिए मेरे साथ स्टूडियो में अब सुमित भी मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनके पास भी आऊंगा। लेकिन शरदेंदु सर, मैं आपके पास आता हूं। जैसा कि संजय सोई सर ने कहा कि क्या यह आपको भी लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस यहूदी, जो हमास वर्सेस इजराइल हो रहा है, वो नफरत, वो गुस्सा नजर आ रहा है जो रूस में हमला हुआ, या फिर यूक्रेन एंगल हो सकता है इसमें? देखिए, मेरा मानना है कि आतंकवादी जब घटनाएं होती हैं तो उसको किसी रिलीजन का कलर देना ठीक नहीं है। ये जरूर हो सकता है कि कुछ सीरिया के जो डिसग्रंटल एलिमेंट हैं उनका इसमें हाथ हो सकता है। अच्छा। नकारा नहीं जा सकता कि ये ऐसे लोग जो एक मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं उन्होंने इसको अंजाम दिया, क्योंकि वो रीजन उससे पॉपुलेटेड है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये एक साइमल्टेनियस अटैक हुआ है चर्च पे, बीचेस पे, पुलिस चौकी के अंदर जब पुलिस बैठ के काम कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, उसके ऊपर हमला। तो इस तरीके का जब कोऑर्डिनेटेड अटैक कहीं पे होता है तो जरूर उसमें बड़ी पिक्चर इन्वॉल्व होती है। कोई थर्ड वर्ड या थर्ड नेशन इसमें इन्वॉल्व होने की संभावना होती है। वो स्टेट एक्टर हो सकता है, नॉन स्टेट एक्टर हो सकता है। और साथ में रशिया को ये भी समझना होगा कि उसके अंदर एक तरीके का डिसग्रंटलमेंट पनप रहा है, चाहे वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, चाहे ज्यूज के अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ है, ये कहने की बात है। मेरा मानना है कि आतंक हमले को आतंकवादी हमला समझे, इसको जो इस तरीके से रशिया निपट रहा है उसको सख्ती से। बिल्कुल सही आपने बोला कि आतंकवादी हमला है, क्या आतंकवादी हमला है और कौन इसके पीछे शामिल है, ये रशिया पता लगाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पर अभी तक क्या इनपुट्स आ रहे हैं? सुमित, आपको क्या पता चल पा रहा है, ये जो हमला किया गया कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, वैसे जब आप दर्गिस्तान की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर आईएसआईएस और आईएसआईएस खुरासान का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बहुत लंबे समय से, 1999 के बाद से मैं आपको बताऊं, लगातार वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट की बात कर रहे हैं। और 2015 का आपको मॉस्को के अंदर एक अटैक हुआ था जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स ने, महिला सुसाइड बॉम्बर्स ने मेट्रो ट्रेन को टारगेट किया था। तो तभी ये कहा गया था कि दोनों महिलाएं दर्गिस्तान से थी। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि लगातार वहां से आईएसआईएस के आप कह सकते हैं मजबूत होने के इनपुट रशिया को मिलते आए हैं। और अभी भी अगर आप देखें कि रशिया के अंदर ये पूरा इलाका ऐसा है जहां पर इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियां या फिर देखिए सुमित, सवाल इसलिए उठाए क्योंकि दागिस्तान ये मुस्लिम बहुल इलाका है और जैसा आपने बताया कि आईएसआईएस खुरासान यहां पर काफी एक्टिव है। यहूदी चर्च को टारगेट पर लिया गया, पादरी को मारा गया। क्या लग रहा है अभी तक देखकर? देखिए, आप जिस तरीके के अटैक के पैटर्न को मैं कह रहा हूं कि फॉलो करें तो आपको समझ में आएगा कि एक दोनों जगह पर वेल कोऑर्डिनेटेड और वेल एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर ये अटैक किए गए, यानी मॉस्को के टाइम के अनुसार करीबन 6:15 पे दोनों के दोनों अटैक किए गए। और जिस पैटर्न के ऊपर अटैक किए गए वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि ये वेल ट्रेन थे, इनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया था, इनको बताया गया था कि कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको अटैक करने। और ये पैटर्न खास तौर पर जब आप इस पूरे इलाके की बात करते हैं तो वो आईएसआईएस के निशान ही दिखाता है। और ये भी दिखाता है कि ये इलाका जो है निश्चित तौर पर आईएसआईएस से बहुत प्रभावित है। और अभी एक रशिया की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने जाहिर किया था कि 5000 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो रेडिकलाइज हो चुके हैं, जो आईएसआईएस के साथ जुड़ चुके हैं। और यही वजह है कि रशिया का सबसे बड़ा कंसर्न भी रहा है। जब इजराइल ने अटैक, इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई थी 2023 के अंदर, उसके बाद नवंबर के आसपास या कह सकते हैं कि जब एक एयरपोर्ट पर अटैक किया गया था ज्यूज को, वो इसी इलाके का था। और यही वजह है कि ज्यादा मेजर कंसर्न रशिया के लिए इस इलाके को लेकर बहुत ज्यादा बना हुआ है। ठीक है, नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, क्या आपको भी लग रहा है आईएसआईएस खुरासान मॉड्यूल इसके पीछे हो सकता है, और अगर वो है तो क्यों? दागिस्तान देखिए, कैस्पियन सी के किनारे एक बहुत ही मुस्लिम समुदाय का भरा हुआ इलाका है और इसके साथ ही वहां पे ज्यूज का गढ़ है। तो ये दो जो समुदाय हैं और रशिया की अपनी जो पॉपुलेशन है वहां की, वो काफी हद तक रशिया के साथ है, इंटीग्रिटी उनकी रशिया के कंट्री के साथ है। लेकिन इसके साथ देखिए कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे मुस्लिम, ये आर्मेनिया, अजरबैजान का किस्सा ले लें तो ये वहाँ से जुड़ा हुआ है। बगल में सीरिया भी नीचे आता है। तो इन सब के साथ अफगानिस्तान को भी आप ले लें और इन सब जगह रशिया की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो एक तरह से मैं ये देखता हूँ कि रशिया के अगेंस्ट में
मुस्लिम समुदाय का एक जो आक्रोश रहा है, और बेसिकली आईएसआईएस या खुरासान की बात कर रहे थे हम, इन दोनों समुदाय का, क्योंकि उनके अगेंस्ट में सीरिया में बहुत सारी घटनाएं हुई, अजरबैजान में भी आप देखिए अभी क्या हुआ है आर्मेनिया के साथ। श्याम कुमार सर, क्या यूक्रेन के हाथ को नकारा जा सकता है, नजरअंदाज किया जा सकता है? बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था कि वहां की लोकल अथॉरिटीज ने, हालांकि किसी ने इसके लिए अपनी जिम्मेवारी नहीं ली है, किसी इंटरनेशनल समुदाय ने, पर वहां के गवर्नर, वहां के जो लोकल अथॉरिटीज, उन्होंने क्लियरली कहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नाटो का हाथ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको चेक करेगी। लेकिन रशिया पहले भी जब वहां पे उनके कंसर्ट हॉल में अटैक हुआ था, तब भी रशिया ने कहा था कि इसमें लगातार रशिया नाटो और यूक्रेन को ब्लेम करता रहा है पिछले 2 सालों में, जब भी ऐसे आतंकवादी अटैक हुए हैं। इसकी भर्त्सना करेंगे कि लोग या ना करेंगे, वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए अब क्या करेगा, ये देखना जरूरी है कि जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तब न्यूट्रल व्यूज में लोग क्या कहते हैं। यूएसए क्या करेगा क्या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को जब पता चलेगा कि कौन इसके पीछे, और अगर यूक्रेन और वेस्टर्न वर्ल्ड का इसमें हाथ नजर आता है, तो फिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल। आतंकी हमले पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बयान, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये बड़ी बात कादिरोव की तरफ से कही गई। हालांकि यहां पर आप देखिए किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन यह जरूर कहा गया जो भी इसमें आतंकी है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब का सफाया कर दिया जाएगा। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि लगातार इसको जो इलाका है दागिस्तान का, मुस्लिम बहुल इलाका है, और इस आधार पर लगातार इस हमले को देखा जा रहा है। लेकिन रमजान कादिरोव का यह बयान कैसे देखा जा रहा है? मनीष, ये जो रमजान कादिरोव का बयान है, कैसे इसको हम देखें? बिल्कुल देखिए, चेचनिया के प्रमुख रमजान कादिरोव ने कहा है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती है। जाहिर है कि दागिस्तान के जिस भी संगठन ने, जिस भी आतंकी संगठन ने इसे अंजाम दिया है, उसे अच्छी तरह से रमजान कादिरोव भी जान रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ऑन स्पॉट ही सबको मार गिराया जाएगा। अब देखिए, सबसे अहम बात क्या है कि दागिस्तान वो इलाका है जहां पर आज वही हो रहा है जो किसी जमाने में चेचनिया में होता था, और दागिस्तान वो इलाका है जहां से कि अभी जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, और सबसे ज्यादा मोबिलाइजेशन में जो लोग सेना में भर्ती हुए थे वो इन्हीं इलाके से में हुए थे। इसके बावजूद कि वहां पर तेल, गैस, कोयला के काफी भंडार हैं, लेकिन अभी भी वहां पर काफी गरीबी है, और इसी वजह से बहुत सारा जो रेडिकल इस्लाम की आइडियोलॉजी है वह तेजी से फैली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां आप देखें तो हमले का पैटर्न क्या है? हमले का पैटर्न है चर्च पर अटैक करना, हमले का पैटर्न है कि सिनेगॉग यानी कि यहूदी धर्मस्थल पर अटैक करना, वहीं दूसरी तरफ पादरी का गला रेत कर हत्या करना, जो आईएसआईएस की तरफ इशारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एक बात और भी आप देखें कि रूसी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट किया गया है। अगर केवल धार्मिक रीजन होता तो वो सिर्फ और सिर्फ जो गैर इस्लामिक लोग हैं उनको टारगेट करते, लेकिन वहां पर रूसी सुरक्षा कर्मियों को टारगेट करने के पीछे इसका मतलब यह है कि इन आतंकी संगठनों को एक्सटर्नल कोई जरूर सपोर्ट हासिल है। एक्सटर्नल कोई सपोर्ट हासिल है। संजय सोई सर, क्या वाकई में आपको लग रहा है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रूस है वो किस तरह से हमलावरी यूक्रेन के खिलाफ लगातार एक के बाद एक तमाम इलाकों पर उसकी बढ़त मिल रही है, क्या रूस को डिस्टर्ब करने के लिए, उलझाने के लिए हो सकता है? कोई आपको लग रहा है कोई भी संकेत? नहीं, बिल्कुल करुणा, ऐसा है कि दो बातें। एक तो जो ब्रिगेडियर शरदेंदु ने कहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक तरह से कई बार धर्म को नाम देने की कोशिश की जाती है आतंकवादियों के द्वारा ताकि उनको सपोर्ट मिले। दूसरी बात यह कि इसमें इस समय जब रशिया पूरी तरह से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है बुरी तरह से, और पीछे यूक्रेन ने अभी पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी सफलताएँ भी हासिल की हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि इनके ट्रुप्स और फोर्सेस कहीं और भी डाइवर्ट हो जाएं। अभी खाली रशिया का पूरा फोकस यूक्रेन की तरफ है, तो अगर यहाँ पे दागिस्तान की तरफ डाइवर्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वहाँ पर एफर्ट और ताकत में कमी आएगी, जो कि यूक्रेन ये चाहेगा। तो ये भी संभव है कि कहीं ना कहीं अभी 2-3-4 तार निकल के आते हैं। क्या वो आईएस वाले करवा रहे हैं कि वहाँ भी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, या फिर यूक्रेन ने इसका फ़ायदा उठा के किसी को भड़काया और बिहाइंड द सीन करके वहाँ गड़बड़ कराई कि रशिया के ट्रुप्स वहाँ डिप्लॉय हो जाए? तो दोनों ही एंगल निकल के आते हैं। ये मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा इस चीज़ को पूरी तरह से क्लैरिफाई होने में, लेकिन मैं दोनों बातों से इनकार नहीं कर सकता। करुणा, दोनों बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, हमले के बाद एक्शन में है रूसी सेना। जो जानकारी आ रही है, प्रशासन ने 2 शहरों की बिजली को काट दिया है। अंधेरे में आतंकवादियों को घेर कर हमला किया गया है। तो हमले के बाद जो रूसी सेना है वो किस तरह से एक्शन में, तस्वीरें आप जरा देखिए। प्रशासन ने 2 शहरों की जिनको टारगेट पर लिया गया, आप लगातार सुन पा रहे हैं,
अंधाधुंध फायरिंग की आवाज, अंधेरे में आतंकवादियों को घेरकर हमला किया जा रहा है। सुनिए आप। यूक्रेन के युद्ध के मैदान में क्या यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्या पश्चिमी ताकतों का हाथ हो सकता है? इसी सवाल के साथ मनीष मैं आपके पास आ रहा हूं। यह बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि यूक्रेन लगातार पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। यह नेटो जो फोर्सेस है उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि व्लादिमीर पुतिन ने खड़ा किया है। क्या उस चैलेंज का जवाब है ये? देखिए, दो इंसिडेंट हुए, एक दागिस्तान में, एक क्रीमिया में, सेवेस्तोपोल में, जहां पर कि समंदर के तट के पास लोग वहां पर एंजॉय कर रहे थे। वहां पर जब हमला हुआ है तो वो तो सीधा सीधा यूक्रेनियन अटैक है जो कि अमेरिकी ATACMS मिसाइल से हमला हुआ है। लेकिन दागिस्तान के हमले में भी किसी एक्सटर्नल एलिमेंट से इनकार आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके का और जिस मैसिव स्केल का ये टेरर ऑपरेशन हुआ है, इससे लगता यह है कि दागिस्तान के जो आतंकी संगठन है उसको बाहर से जरूर सपोर्ट मिला होगा। और हमें इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि रूस में भी यूक्रेनियन एजेंसी के या फिर CIA और दूसरे वेस्टर्न कंट्री के इंटेलिजेंस एजेंसी के भी काफ़ी एसेट्स इन्वॉल्व हैं। तो वो लोग प्रमोट कर सकते हैं, वो लोग सपोर्ट कर सकते हैं कि इस तरह का एक ऑपरेशन करो ताकि क्रेमलिन के ऊपर एक दबाव बने कि ऐसे समय में जब रूस फ्रंट पर काफ़ी एग्रेसिव है, उस समय अगर अंदर खाने इस तरह के हमले होते हैं तो पुतिन की अथॉरिटी पर बार बार सवाल होगा। क्योंकि ठीक 3 महीने के बाद, देखिए 22 मार्च को मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था और ठीक 3 महीने के बाद 23 जून को यह इंसिडेंट होता है, एक बड़ा आतंकी ऑपरेशन। बिल्कुल, तो देखिए 3 महीने के अंदर 2 बड़े हमले। आपको याद होगा मॉस्को के क्रॉकस सिटी मॉल में जो म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था वहां पर किस तरह से हमले को अंजाम दिया गया था। और अब ये तस्वीर आप जरा देखिए किस तरह से दागिस्तान के 2 शहरों को टहला दिया गया है, रूस के ये 2 शहर। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं ये सुसाइड हमलावर है जिसने विस्फोट करके खुद को उड़ा लिया। यानी वेल प्लान्ड, वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से ये जो हमला है उसको अंजाम दिया गया। सुमित, अभी तक ये तस्वीरें देखकर क्या नजर आ रहा है इस पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये 2 तस्वीरें जिसका जिक्र अभी मनीष ने किया, 23 जून की ये तस्वीरें यानी कि जो हमला हुआ है, ताजा हमला रूस के दागिस्तान में, और 25 मार्च यानी 3 महीने पहले क्या हुआ था क्रॉकस सिटी मॉल में, किस तरह से आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए इस मॉल के अंदर घुसे थे और वहां पर भगदड़ मच गई थी। म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था और ये देखिए अंदर हॉल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये सुमित आप देखकर क्या, ये जो दोनों हमले हैं इनको देखकर क्या लग रहा है? उस वक्त आईसिस खुरासान का नाम निकल कर आया था, क्या इस बार भी कुछ वैसा ही आपको लग रहा है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर नाम तो निकलेगा और ये भी देखिए लिंक जरूर होगा कि यूक्रेन का हाथ था, क्योंकि यूक्रेन का जब युद्ध के मैदान में इस तरीके की परिस्थिति होती है तो निश्चित तौर पर दोनों ही तरफ से हर कोशिश की जाती है कि डायरेक्ट अटैक के साथ साथ इंटरनल अटैक्स भी किए जा सके, छोटे छोटे अटैक जो लगातार वहां की इंटरनल चीज़ों को परेशान कर सके, बर्बाद कर सके। और इस तरीके के अटैक लगातार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर अब जो आप कह सकते हैं कि जो आपके रॉक यानी जो आपके जो छोटे छोटे मिलिशिया ग्रुप्स हैं या फिर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो गए, उन तक साजो सामान, उन तक लगातार हथियार पहुंच रहे हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि उनको एक बैकिंग मिल रही है फाइनेंशियली भी, और अटैक करने के लिए कहा जा रहा है। और इस इलाके की जब हम बात करते हैं, ये इलाका तो पिछले 3 दशक से ज्यादा से एक्टिव है, खासतौर पर इन गतिविधियों को लेकर। यहाँ पर एक सेपरेट स्टेट की बात सुमित देखिए, ऐसा ये साफ नजर आ रहा है कि अब 5वीं बार जब राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा ताकतवर नेता के तौर पर उभर कर निकले। और पिछली बार हमने देखा था जो मार्च में क्रॉकस सिटी मॉल पर हमला हुआ था, इसके बाद कैसे यूक्रेन के खिलाफ हमलों को बढ़ा दिया गया था। और अब जब और ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं व्लादिमीर पुतिन तो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए करुणा, अगर आप देखें कि व्लादिमीर पुतिन को अगर आप इसे इनडायरेक्टली कहें तो फायदा ही मिलेगा, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के सामने इंटरनली कोई ऐसी बड़ी चुनौती नहीं है। वो एक सुपर लीडर के तौर पर पूरे रूस में है और अगर ऐसे अटैक होते हैं तो निश्चित तौर पर पब्लिक सपोर्ट उनको और ज़्यादा मिलेगा कि देखिए ऐसे इंटरनल जो चीज़ें हो रही हैं इसको आप सॉल्व कीजिए। और निश्चित तौर पर अभी रूस के लिए प्राथमिकता ना सिर्फ यूक्रेन है बल्कि इस तरीके के जो लगातार अटैक उसके इलाके में हो रहे हैं उसको ये बताने का, दुनिया को बताने का ये मौका मिलेगा कि हम पर अटैक किए जा रहे हैं, हमारे इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं, हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। और इसी वजह से हम उन सारी थ्रेट्स को, हम उन सारे चैलेंजेस को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। रूसी नेशनल गार्ड ने मोर्चा संभाल रखा है। आतंकवादियों के खिलाफ हमले के बाद घर में छिपे हैं आतंकी, जो जानकारी आ रही है
रूसी सेना ने आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर रखा है। ये देखिए आप तस्वीरें, वो इमारतें, वो घर जहां पर आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। और क्या ये जो आतंकवादी कितनी संख्या में, अभी इसके बारे में क्या जानकारी, इस पर भी आप बात करेंगे और इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले जरा तस्वीरें देखिए आवाज आपको। और इस आतंकी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर, आतंकी हमले पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का बयान, सभी आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। रमजान कादिरोव की तरफ से कहा गया है आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये कादिरोव की तरफ से। और अभी तक ये भी आपको बता दें कि 6 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार जो बीते 9-10 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है आतंकवादी हमले के बाद। तो चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का यह बयान, जिसमें यह साफ कहा गया है कि कोई भी आतंकवादी बचेगा नहीं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, हमले के बाद एक्शन में रूसी सेना, प्रशासन ने 2 शहरों की बिजली काटी है। अंधेरे में आतंकवादियों को घेर कर हमला किया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है उनका मैं रुख करता संजय सोइसर में। देखिए आपके पास आ रहा हूं, 2-3 चीजें जरा यहां पर आपसे मैं समझना चाहूंगा। आप देखिए किस तरह से जो यूक्रेन है उसको नाटो की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया। अमेरिका ने बोल दिया भाई आप रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं। और रॉस्टोव के साथ साथ कई शहरों में हम देख रहे हैं कि ऐसे ड्रोन के जरिए अटैक किए जा रहे। दूसरी तरफ क्रीमिया को लगातार टारगेट पर लिया जा रहा। और अब यह आतंकवादी हमला, क्या इस पैटर्न में कोई सिमेट्री आपको नजर आ रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात पिछले कुछ दिनों का अगर देखा जाए तो कुछ दिनों से रशिया को सक्सेस मिल रही थी, यूक्रेन बैकफुट पर था। लेकिन अभी जो यूरोप से, नाटो से और अमेरिका जो हथियार मिले हैं, और वाकई में पहले एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ था कि आप रशिया के अंदर अटैक नहीं करेंगे, यह भी हमला किया गया। वो रेड लाइन क्रॉस हो रही है। ऑयल डिपोज पे, एम्यूनिशन डिपो पे, लॉजिस्टिक्स पे उन्होंने काफ़ी हमले किए और काफ़ी सक्सेसफुल हमले किए। दूसरी बात, ये जो एंगल है कि रशिया की ट्रूप्स को डाइवर्ट किया जाए वहां से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनको भड़का के और इस तरह के हमले किए गए हो, आतंकवादी हमले कराए गए हो, ताकि रशिया के जो ट्रूप्स हैं, जैसे अभी नेशनल गार्ड पहले आ गए वहाँ पर क्लियर करने के लिए। और अगर इसके द्वारा ये देखिए 5-6 लोग अभी मारे गए, लेकिन इनके पीछे कौन लोग हैं जो प्लानिंग की, जिन्होंने इनको लॉजिस्टिक रखा, जो हथियार बाहर से लेके आए, और जो उनका कमांडर कौन है, असली कमांडर कौन है, वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना। और वहाँ से क्या यहाँ अभी इनका कोई आगे और प्लान भी है, ये सब अब रशिया के लिए चिंता का विषय रहेगा। और उनको कुछ ना कुछ एफर्ट यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इलाका काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। यहाँ पर ये ISIS का काफ़ी प्रभाव रहा है। और यहाँ से ISIS के लिए जैसे 5000 तक लोग गए भी हैं लड़ने के लिए, वहाँ के लोग इसको गर्व महसूस करते हैं कि हमारे लोग ISIS के लिए लड़ने गए हैं, और ISIS रशिया के खिलाफ है। तो ये सब जो डायनेमिक्स है, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं हो सकता है इनडायरेक्टली यूक्रेन या नाटो ने इनको भी भड़काया हो कि भैया तुम ये करो, ताकि रशिया की वहां पर ताकत। ये बड़ी बात कही है कि यूक्रेन और नाटो ने क्या भड़काया और उसके बाद ये हमला हो गया। शरदेंदु सर, देखिए क्रॉकस सिटी मॉल पर जो हमला होता है मार्च के महीने में, इसमें ISIS खुरासान का नाम निकलकर सामने आया। और ISIS खुरासान कैसे एक्टिव है रूस के इस दागिस्तान में, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। अगर ISIS खुरासान मॉड्यूल ही है तो कौन इसके पीछे बाहरी ताकत हो सकती है मौजूदा वक्त में, मौजूदा हालात में? क्या आपको लग रहा है? देखिए, जिस हालात में और जिस समय में इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया है, उसको आप एनालाइज करिए। एक तरफ अमेरिका ने यूक्रेन को बोला है कि आप
हमारे हथियारों का रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी के तहत देखिए क्रीमिया में और खार्किव में जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। और दूसरी आपको एक बहुत अहम बात है कि अमेरिका भी कुछ ऐसे आतंकवादी संगठनों को कंट्रोल कर रहा है जिनका एक रिलीजियस बेंट है, माइनॉरिटीज हैं, एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट को वो बढ़ावा देते हैं। कहीं न कहीं उसकी स्ट्रिंग भी उसके हाथ में है, जब चाहता है उस स्ट्रिंग को वो पुल करता है और इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इससे अमेरिका पूरी तरीके से अछूता नहीं हो सकता। जो रेबल सीरिया के हैं, जो ISI के लोग, अमेरिका इससे अछूता नहीं हो सकता है, ये सर आपने बड़ी बात बोली है। यह आतंकी हमला और इससे अमेरिका अछूता नहीं हो सकता। अमेरिका का हाथ है या नहीं, इससे अभी इंकार नहीं किया जा सकता।